सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो से हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिख रहे हैं ये टोटली बेस्ड है जो स्टैंडर्ड बुक है लाइक एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हडसन की जो बुक है, या एडवर्ड अल्बर्ट की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक आती है उस पर। और साथ ही साथ NPTEL की के एक पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है मेरिन सिमीराज की। वो यूट्यूब के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल बेस्ट वीडियोस हैं। जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं वो उन्हीं वीडियो के से कायदे से पढ़ते हैं या उसी को एज ए रेफरेंस। और ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय W.H. हडसन, साथ ही साथ दूसरी एडवर्ड अल्बर्ट और तीसरा एक प्रमोद नायर की बुक आती है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये यही हैं। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है, तो आपको इन्हीं बुक्स को फॉलो करना चाहिए। ये नोट्स इन्हीं बुक्स और उन लेक्चर्स पे बेस्ड है। आप अगर क्विक रिकैप के लिए देखना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स, ये जो हैंड रिटन नोट्स पे बेस्ड मेरे लेक्चर्स होंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली इसमें क्या पढ़ना और क्या समझना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। तो बेसिकली हमें यही समझना होता है कि वो कौन से राइटर्स थे, हु वर द राइटर्स हु वर राइटिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम, और व्हाट वाज बीइंग रिटन, क्या लिखा जा रहा था, वेयर इट वाज बीइंग रिटन, व्हेन द थिंग्स वाज हैपनिंग, एंड व्हाई ऑल दीज थिंग्स, एंड व्हाई that kind of writing was available in that age। तो हर पर्टिकुलर एज में, हर सेंचुरी में, हर टाइम पीरियड पे क्या, कब, कैसे, क्यों और कहाँ चल रहा था, इसी को समझना बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो पहली किताब जो इंग्लिश लिटरेचर में मानी जाती है वो आपका बेवुल्फ है। बेवुल्फ का राइटर अननोन है, कई लोग इसके राइटर को भी बेवुल्फ ही मानते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट नहीं हैं तो ये सब बेसिक जानकारी आपको पहले से भी होगी, बट स्टिल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पे। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि हम पूरे जो ब्रिटिश हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको हम अलग अलग एज में क्लासीफाई करके देखते हैं। और जब भी हम कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं इट नीड टू हैव सम बेसिस। तो कुछ ना कुछ इसका बेसिस होगा, और इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी अलग अलग बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जो मेजर 3 बेसिस है, पहला है एपिथेट्स फ्रॉम हिस्ट्री, सेकंड है मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर, एंड थर्ड इज़ मेजर स्कूल ऑफ थॉट। मतलब ये है कि किसके नाम पे, जैसे उस टाइम पे क्वीन कौन था या किस एपिथेट के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब क्वीन एलिज़ाबेथ थी तो उसको हम एलिज़ाबेथन एज कहते हैं, जब क्वीन विक्टोरिया थी तो वो विक्टोरियन एज हो गया। एक दूसरा तरीका भी है क्लासिफिकेशन का, वो है राइटर के हिसाब से, कि अगर किसी पर्टिकुलर एज में कोई एक राइटर बहुत प्रोमिनेंट हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, तो उस एज को उसी राइटर का एज मान लिया जाता है। जैसे चौसर्स एज है, फिर आपका एज ऑफ शेक्सपियर है, आपको एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। बेन जॉनसन का टाइम पीरियड बहुत पॉपुलर है। डिकेंस को भी आप लेकर के चल सकते हैं, विक्टोरियन एज पूरा का पूरा चार्ल्स डिकेंस के लिए जाना जाता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है मेजर स्कूल ऑफ थॉट, कि क्या कोई मूवमेंट उस समय चल रहा था, क्या कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से चीज़ें लिखी जा रही थी। तो ये तीसरी कैटेगरी है उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए। तो जैसे मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री हो गया, कि जिस समय मेटाफिज़िकल समथिंग विच इज़ बियॉन्ड फिज़िकल थिंग्स। तो इस तरीके के जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो किया जा रहा था, वो आपका एक तीसरा कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम पूरे के पूरे इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पीरियड को अलग अलग पार्ट में बांट के देखते हैं। तो जो सबसे एक्सेप्टेड है, पहली चीज़, अच्छा एक चीज़ और हमें इसमें समझना है कि ऑल दीज थिंग्स आर आर्बिट्रेरी। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत रिगरसली फिक्स नहीं है। जैसे हम मानते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 to 1066 AD, ये तो चलिए थोड़ा फिर भी फिक्स है। पर आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद, या बहुत लोग मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में कुछ लोग मानते हैं कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर
ख़त्म नहीं हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट मॉडर्न माना जाने लगता है, बट कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो अलग अलग हिस्टोरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। प्लस में जब आप देखेंगे कि एज ऑफ शेक्सपियर चल रहा है, तो शेक्सपियर के मर जाने के बाद भी आप उसको एज ऑफ शेक्सपियर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा मतलब एट इंस्टेंट नहीं किया जा सकता है। ये हिस्ट्री होते हुए भी लिटरेचर की हिस्ट्री है, इसलिए ये क्लियर हिस्ट्री नहीं है। मतलब बहुत ही आप फिक्स्ड हिस्ट्री को नहीं मान सकते हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर के नहीं चल सकते कि एग्जैक्टली इसी साल ख़त्म हो गया तो इस साल के बाद फिर शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस नहीं रहा। ऐसा नहीं। जैसे अगर कोई कहे कि राइज ऑफ नावल की आप बात करो कि नावल कब से राइज होने शुरू हुआ, तो एक एग्जैक्ट फिक्स टाइम बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर आर्बिट्ररी, ये बात भी आपको समझनी है। तो हम आते हैं लिटरेरी पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर पे बात करते हैं। जो पहला है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड। और इस पीरियड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो आपकी बेओल्फ है। टाइम पीरियड आपका 450 से लेकर के 1066 AD तक है। तो इस टाइम पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। एंग्लो सैक्सन इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस समय दो ही ट्राइब्स इंग्लैंड में एग्जिस्ट कर रही थी, और यही दो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थी, विच इज़ एंगल्स एंड सैक्शंस, और उन्हीं के नाम पे इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ मिडिल इंग्लिश पीरियड। जो सेकेंड लिटरेरी पीरियड है वो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड है। इस टाइम पे चौसर सबसे इम्पॉर्टेंट थे, तो ये एज ऑफ चौसर भी आएगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 AD से लेकर के, इसमें AD नहीं लिखा हुआ है बट स्टिल यू हैव टू फाइंड। तो 1066 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, जिसके बाद से ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है उसको ख़त्म मान लिया जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएंगे कि 1066 AD में वो कौन सा इंसिडेंट होता है जिससे ओल्ड इंग्लिश पीरियड की का एंड मान लिया जाता है और उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद 1500 आते आते तक मिडिल इंग्लिश पीरियड को भी ख़त्म मान लिया जाता है। तो 1066 से लेकर के 1500 तक ये लंबे लंबे पीरियड से ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश बहुत आउटपुट नहीं था। और आज का जो इंग्लिश लिटरेचर है और ये जो टाइम पीरियड है, दोनों बहुत लेना देना नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड व्हाट हैपेंड इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को भी आप 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट के देख सकते हो। देखो, इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चौसर है, और चौसर का जो टाइम पीरियड है वो 1340 टू 1400 है। ये जो आपको बीच का दिख रहा है, ये जो 60 साल है, ये चौसर का टाइम पीरियड है। तो इसको भी 3 पार्ट में ऐसे बांट कर देख लेते हैं कि बिफोर चौसर एंड आफ्टर चौसर कर लेते हैं। तो बिफोर चौसर हो जाएगा 1066 टू 1340 एंड आफ्टर चौसर हो जाएगा 1400 टू 1500। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो आई होप ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है। इसके बाद हम पहुंचते हैं रेनेसां का टाइम पीरियड जो माना जाता है, विच इज़ फ्रॉम 1500 टू 6060। इस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर है, द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर इज शेक्सपियर। तो रेनेसां के टाइम पीरियड को भी हम, जो 16th सेंचुरी है बेसिकली, यहाँ से ही जो मेजर ब्रिटिश लिटरेचर है या इंग्लिश लिटरेचर है उसका स्टार्ट माना जाता है। द री अवेकनिंग, रेनेसां रेफर्स टू री अवेकनिंग और रीबर्थ। तो यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत मानी जाती है। और आपको फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से थोड़े बहुत सवाल आते हैं, बट मेजर अंडरस्टैंडिंग जो है वो रेनेसां से ही आपकी होनी चाहिए। और यही जो 400-500 साल है, 16th सेंचुरी, 17th, 18th, 19th, 20th और इवन 21st सेंचुरी के भी जो पहला क्वार्टर लगभग बीत गया 2025 में हम लोग हैं। तो इन पूरे के पूरे इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी लिखा गया पिछले 500 सालों में, उसको ही बेसिकली समझना है। तो रेनेसां का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर के 1660 तक, यानी कि पूरा का पूरा 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का भी थोड़ा पार्ट मान के चलते हैं। इसको हम 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एलिजाबेथन एज, जब तक क्वीन एलिजाबेथ थ्रोन पे थी, जब तक वो राज कर रही थी, तो एलिजाबेथन एज हो गया। 1558 से लेकर के 1603 तक। आपको कुछ एक बुक्स में ये टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग मिल सकता है। 1603 में तो एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, बट वो
उनको कब क्राउन दिया गया, इसको लेकर के एक आध साल का इधर उधर का अलग अलग हिस्टोरियंस का है। बट ये ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से 1558, जो स्टैंडर्ड सोर्स है उस हिसाब से 1558 ही आप लेकर के चलोगे। तो क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड था लगभग 45 ईयर्स तक ये रहा, 1558 टू 1603। फिर उसके बाद जैकब आता है, जिसको हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। जैकब और जेम्स एक ही आदमी था, ये भी आपको समझना है। और ये टाइम पीरियड काफ़ी कम रहता है, ओनली 22 ईयर्स, जो पोस्ट एलिजाबेथ है। और रेनेसा का इम्पैक्ट इन चारों टाइम पीरियड पे रहा। तो जैकोबियन एज 1603 टू 1625, उसके बाद देन आफ्टर कैरोलिन एज 1625 टू 1649, और फिर कॉमनवेल्थ पीरियड जिस दौरान प्यूरिटन इंटररेग्नम भी हुआ 1649 टू 1660। प्यूरिटन इंटररेग्नम क्या था, कॉमनवेल्थ पीरियड में क्या चीज़ें चल रही थी, इसको हम लोग डिटेल्स में आगे के क्लास में पढ़ेंगे ही। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे टाइम पीरियड का, कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, कि ये जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या है। फिर आता है नियो क्लासिकल पीरियड। रेनेसा के बाद जो टाइम पीरियड है वो नियो क्लासिकल पीरियड है, जो बेसिकली 17th और 18th सेंचुरी है। नियो क्लासिकल पीरियड रेफर्स टू, क्लासिकल इज क्लास रेफर्स टू स्टैंडर्ड, और क्लासिकल जो रोम और ग्रीक का लिटरेचर था, जो रोमन लिटरेचर था, जो ग्रीक लिटरेचर था, उसको लोग क्लासिकल लिटरेचर मानते थे। उसको वापस से रिवाइज किया गया, न्यू रेफर्स टू न्यू, और न्यू क्लासिकल क्रिएट करने की कोशिश की गई इंग्लैंड में। तो ये जो टाइम पीरियड था, इट इज़ नोन एज न्यू क्लासिकल पीरियड, विच रेंजेस फ्रॉम 1660 टू 1785। और इस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं वो आपके जॉनसन हैं। ये जो जॉनसन हैं वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं। द स्पेलिंग इज़ JOHNSON। बेन जॉनसन के स्पेलिंग में H नहीं आता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो नियो क्लासिकल पीरियड में को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन रेफर्स टू रीस्टोरेशन, जो चीज़ें जो क्लासिकल चीज़ें थी उसको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश की गई। सिर्फ क्लासिकल टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि थ्रोन भी रिस्टोर किया गया, वो हम हिस्ट्री में समझेंगे, जो किस तरीके से जो किंगडम है जैकब के बाद जो पूरा क्योस क्रिएट हो गया था इंग्लैंड में, उस थ्रोन को भी वापस से रिस्टोर किया गया। चार्ल्स को बिहेड कर दिया गया था, उसके बाद किस तरीके से थ्रोन भी रिस्टोर्ड हुआ, लिटरेचर को भी, क्लासिकल टेक्स्ट को भी रिस्टोर करने की कोशिश की गई। डेट इज़ वाई दिस एज इज़ नोन एज रेस्टोरेशन एज, विच इज़ फ्रॉम 1660 टू 1700। ये जो पूरा 40 साल का टाइम पीरियड है। और उसके बाद फिर ऑगस्टिन एज आता है, जो एज ऑफ पोप भी है, विच इज़ फ्रॉम 1700 टू 1745। ये यहाँ पे प्रिंट नहीं है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। 1700 टू 1745 तक ऑगस्टिन एज, ये 45 साल तक ये भी चला। एंड देन कम्स द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, विच रेफर्स टू विच रेंजेस फ्रॉम 1745 टू 1785। इस टाइम पे ये जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन का टाइम पीरियड। तो न्यू क्लासिकल पीरियड को हम 3 अलग अलग पार्ट में बांट के देख सकते हैं, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टिन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो 5वां पार्ट है वो है रोमांटिक पीरियड, जो 18th सेंचुरी का, ये 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी भी आप लेट 18th सेंचुरी मान के चल सकते हो, और 19th सेंचुरी के बिगनिंग को। तो 18th सेंचुरी का एंड, ई रेफर्स टू एंड, और द लेट 18th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो पूरा 45 साल का टाइम पीरियड ये भी रहा, 1785 टू 1830। इसको हम रोमांटिक पीरियड कहते हैं। रोमांटिक पीरियड वॉज बेसिकली अ मूवमेंट अगेंस्ट द क्लासिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म। तो इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट हुआ, ये भी स्कूल ऑफ थॉट के ही हिसाब से माना जाएगा। और इस टाइम के जो मेजर पोइट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए। वर्ड्सवर्थ के अलावा भी बहुत सारे लोग थे, जैसे एस.टी. कॉलरीज, विलियम ब्लेक, कीट्स वगैरह, ये सारे जो मेजर रोमांटिक पोइट्स हैं वो यही लोग हैं। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट ऑफ दिस इज़ वर्ड्सवर्थ।
तो ये रोमांटिक पीरियड हो गया। रोमांटिक पीरियड के बाद 19th सेंचुरी में आता है। 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के बाद 1832 से स्टार्ट होता है, जब क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पे आती हैं, विच इज़ द विक्टोरियन पीरियड। एंड विक्टोरियन पीरियड में सबसे पॉपुलर राइटर जो थे वो थे चार्ल्स डिकेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो गया था, ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में पूरी तरीके से फ्लॉरिश कर चुकी थी। तो ये डिकेंस का टाइम है, क्वीन विक्टोरिया का टाइम है, और ये एक लंबा पीरियड है 69 ईयर्स का विक्टोरियन पीरियड। इसको भी हम अलग अलग पार्ट में बांट करके देख सकते हैं। पहले हैं द प्री रेफेलाइट्स विच इज़ फ्रॉम 1848 टू 1860 तक, आप इनको मान के चले, यहाँ पे ये भी प्रिंट नहीं है। तो फ्रॉम 1848 टू 1860। देन एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस का भी रहा, वो 1880 से लेकर के 1901 तक, ये 10 साल एस्थेटिक्स पे और डेकाडेंस पे काफ़ी चीज़ें हुई थी। फिर एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड, एक किंग एडवर्ड नाम के हैं, इसको विक्टोरियन पीरियड में भले ही लिख दिया गया है, बट आप देखेंगे यहाँ 1901 में क्वीन विक्टोरिया थ्रोन से बाहर हो जाती हैं। कुछ लोग एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड को मॉडर्न एज में रखते हैं। मैंने कहा ना, पहले ही मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हिस्ट्री होते हुए भी आर्बिट्ररी है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो है वो हिस्ट्री होते हुए भी थोड़ा आर्बिट्ररीनेस इसमें है। बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बातें थोड़ी कहते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड को मॉडर्न एज में रखते हैं, जबकि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स उसको विक्टोरियन एज का इन्फ्लुएंस विक्टोरिया के जाने के बाद भी बना हुआ था। तो जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया तब तक उसको विक्टोरियन पीरियड का ही माना जाता है। हालांकि किंग जो है वो बदल चुके थे, किंग एडवर्ड आ चुके थे, किंग जॉर्ज आए। तो एडवर्डियन पीरियड बहुत कम समय के लिए 1901 टू 1914, और किंग जॉर्जियन पीरियड 1910 टू 1936। इसमें भी थोड़ा सा ये रखिएगा कि 1914 तक एडवर्ड को रखा गया, बट जॉर्ज जो है वो 1910 के आसपास ही आ गए थे। तो ये एडवर्डियन पीरियड के बाद देन कम्स द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड टी.एस. इलियट, W.B. ईट्स, ये लोग जो राइटर्स थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट के साथ ही हिस्टोरियंस मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मान लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अभी तक मॉडर्न एज ही चल रहा है, और कुछ लोगों ने कुछ लोगों का मतलब है कुछ हिस्टोरियंस कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत हो गई है। फिर थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर जैसी चीज़ें भी आती हैं, बट आपको जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब मॉडर्न एंड देन द पोस्ट मॉडर्न। तो आई होप द क्लासिफिकेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम आगे ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू रखेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम बिगनिंग्स और पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसी तरीके के ये ऑडियो वीडियो लेक्चर के ज़रिए हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। Thank you for watching the video. Have a great day.